हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में। आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले यार आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर होने वाला है। ये आपको कोड करने के लिए दे दिया जाएगा और आपसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी कि भैया हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दीजिए कि क्या होगी, या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दीजिए कि इस क्वेश्चन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर उनको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद आती है तो ठीक है, वरना उसे और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपसे कहा जाएगा कि हमको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन जम नहीं रहा, आप हमें थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड दीजिए। ठीक है ना। तो यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। ठीक है। तो यार अब जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट सपोज प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम ए। ठीक है। एंड हमारा एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम बी। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा प्रोग्राम ए भी सेम वर्क कर रहा है एंड प्रोग्राम बी भी हमारा सेम वर्क कर रहा है। ठीक है। सेम वर्क करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई प्रोग्राम है ए, वो हमें सम ऑफ एन टर्म प्रिंट करा के दे रहा है एंड प्रोग्राम बी भी हमें सम ऑफ एन टर्म प्रिंट करा के दे रहा है। ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पर कि जो प्रोग्राम ए है ना, वो हमारा 1 सेकंड में चल जाता है। ठीक है। वो हमें 1 सेकंड के अंदर आके दे रहा है। बट जो हमारा जो प्रोग्राम बी है वो हमारा 2 सेकंड ले रहा है। राइट। तो आप मुझे बताइए कि आप सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए कौन सा प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। प्रोग्राम ए को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि वो कम टाइम में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, हमारा काम जल्दी हो रहा है, तो हम प्रोग्राम ए को यूज़ करेंगे ना। ठीक है। तो यही कंसेप्ट आता है हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ का। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट इसलिए आता है कि हमारी जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जितना कम टाइम में हमारा प्रोग्राम चल पा रहा है वो प्रोग्राम हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है। तो एक सीधा सीधा मतलब देखें हम कॉम्प्लेक्सिटी का, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी आएंगे, बाद में आएंगे। ठीक है। यार इस टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाने का मेरा मतलब बस इतना है कि आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी की अच्छी पिक्चर मिल जाए, क्योंकि अभी हमने रिकर्जन नहीं पढ़ा अभी। तो रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी यार अलग जाती है, तो जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे तो हम रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है जहाँ मैं आपको एक रिकर्जन की भी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाऊँगा एंड सारा स्टेप मैं पढ़ाऊँगा भाई। यहाँ पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी की एक अच्छी पिक्चर मिल जाए और आप क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी आराम से निकाल पाएँ। ठीक है। मैं रिकर्शन क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करता जिन क्वेश्चनों में रिकर्शन लगने वाला है। मीन जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे जो हमारे लूप के ऊपर होंगे, और यार आगे आने वाली वीडियो में आपको बाइनरी सर्च वगैरह पढ़ाऊंगा, तो उसमें यार कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई एल्गोरिदम है, हमारी एल्गोरिदम ए है। ठीक है। एंड एक और एल्गोरिदम है हमारी एल्गोरिदम बी। ठीक है। और जो एल्गोरिदम ए है ना वो हमारी हाई प्रोसेसिंग वाली है। हाई प्रोसेसिंग, हाई प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में। ठीक है। तो मीन्स हमारी क्या है, स्लो है। राइट। एंड हमारी एल्गोरिदम बी जो है वो लो प्रोसेसिंग वाली है। ठीक है। लो प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, ये हमारी तेज़ चल जाएगी, फास्ट चल जाएगी। ठीक है। ये हमारी लो प्रोसेसिंग वाली है। ठीक है। अब हमने जो एल्गोरिदम ए है उसको तो कर दिया हमने किस पर, फास्ट मशीन पे। कोई मशीन है वो अच्छी है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, वो ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है। उस पर हमने एल्गोरिदम ए को रन करा दिया। तो और एल्गोरिदम बी है उसको हमने स्लो मशीन पर रन करा दिया। तो आप मुझे बताइए एल्गोरिदम ए अच्छी हुई और एल्गोरिदम बी में अच्छी हुई। ठीक है। तो फास्ट, आप इसमें एक और चीज़ देखा, जब हम इसे फास्ट मशीन पर रन कराएंगे तो इसमें इनपुट भी और आउटपुट भी फास्ट होंगे, तो इसका आउटपुट भी हमें क्या मिल जाएगा, फास्ट मिलेगा, और इसका क्या होगा, स्लो मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा कि एल्गोरिदम ए हमारी अच्छी है और एल्गोरिदम बी हमारी ख़राब है क्योंकि इसने स्लो इनपुट दिया। बट यार ऐसा नहीं है। जब भी आप कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बारे में बात करेंगे तो आप एक जनरल मशीन्स के बारे में बात करेंगे, जो जनरली हम जो मशीन देखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये ऐसे बात नहीं की जाएगी कि जो स्लो एल्गोरिदम है ऐसे हम फास्ट मशीन पर रन करा देंगे हमारा आउटपुट फर्स्ट आएगा, नहीं। हम एक जनरल पर्पज़ के बारे में बात करेंगे कि एल्गोरिदम हमारी किस पर फास्ट रन करेगी और किस पर
स्लो रन करेगी वो हम नहीं देखेंगे। एक हम जनरल चीज़ देखेंगे कि एल्गोरिदम हमारी कौन सी हमें बेटर रिजल्ट दे के दे रही है। बेटर रिजल्ट देने का मतलब क्या है हमारा, कौन सी एल्गोरिदम हमें कम टाइम में रिजल्ट ला के दे रही है, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम हमारी अच्छी होगी। तो यहाँ तो ये कंसेप्ट ख़राब हो गया हमारा। हम मशीन को इंटरचेंज करके नहीं कर सकते ना, कि उसको फास्ट पे लगा दिया, उसको हमने फास्ट पे रन करा दिया, जो हमारी स्लो है तो हमारा फास्ट आउटपुट है, ऐसा नहीं होगा। हम एक जनरल पर्पस मशीन को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब एक मोटा मोटा देखें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम एक डेफिनेशन के बारे में बात करें, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मेरे एक अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एल्गोरिदम टू रन, ठीक है। एक टाइम का अमाउंट होता है एल्गोरिदम का रन होने के लिए, ठीक है। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक टाइम का अमाउंट जो कि एक एल्गोरिदम लेगी रन होने के लिए, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रन एन एल्गोरिदम, राइट। और हम किस में मेजर करेंगे, एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट दे रखा होगा उसकी लेंथ का एक क्या बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, उसको हम मेज़र करेंगे, ठीक है। उसकी टर्म में हम उसको मेज़र करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ इनपुट, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हमारा अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू रन एन एल्गोरिदम, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपको क्या बताया यार कि कॉम्प्लेक्सिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन आता क्या है हमारा, वाई, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि एक प्रोग्राम है हमारा वो 1 सेकंड ले रहा है, प्रोग्राम बी है वो हमारा 2 सेकंड ले रहा है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम ए जो है वो हमारा आधा टाइम कम ले रहा है, आधा टाइम कम ले रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रोग्राम था, दोबारा जानते हैं इस टर्म को, प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी, राइट। प्रोग्राम ए क्या हो रहा है हमारा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम लगी हुई है। तो ये हमारा कुछ हमें कैलकुलेशंस वगैरह कुछ भी हमें ऑपरेशंस करके दे रहा है। और मान लीजिए हमारा 10 मिनट ले रहा है, मान लेते हैं 10 मिनट, इतना होता नहीं है, ठीक है। और एक प्रोग्राम है हमारा वो ले रहा है 20 मिनट। तो आप देखें प्रोग्राम बी जो है, ये प्रोग्राम बी है हमारा, वो प्रोग्राम ए के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्लो है। प्रोग्राम का आउटपुट पाने के लिए आपको 10 मिनट और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं डबल टाइम हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी फॉर मेकिंग बेटर प्रोग्राम। हम अच्छे प्रोग्राम बना सकें, अच्छे प्रोग्राम बना सकेंगे। जब हमारे प्रोग्राम अच्छे होंगे तो हमारा आउटपुट जल्दी आएगा, आउटपुट जल्दी आएगा तो हमारा ऐप जो होगा, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, आप जब इंडस्ट्री लेवल में जाएंगे जहाँ जितनी भी एल्गोरिथम लगती हैं, अगर वो अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी वाली होंगी, कम कॉम्प्लेक्सिटीज वाली होंगी, तो यार वो ज़्यादा फास्ट रन करेंगी, ठीक है ना। तो यार मिनी मिनी माइक्रो सेकंड से भी काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। तो हमें उस लिए कॉम्प्लेक्सिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक और ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, कौन सा प्रोग्राम अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी से तो पता कर पाएंगे कि प्रोग्राम ये अच्छा है प्रोग्राम बी से। तो ये हमें क्या बताता है, एक और चीज़, कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम, राइट। अब यार कम जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम की हम जो कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं उनको यार हम किस में देखेंगे, कोई नोटेशन तो होना चाहिए ना। तो यार इनको हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो हम 3 कैटेगरी निकालेंगे, उस एल्गोरिदम की हम 3 कैटेगरी निकालेंगे, ठीक है। मीन्स हम उसको 3 नोटेशंस में देखेंगे। 3 नोटेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है हमारा बिगो नोटेशन, बिगो नोटेशन, राइट। एक होता है हमारा थीटा, एक होता है हमारा ओमेगा, राइट। तो सबसे पहले हम ओमेगा की बात करें, ओमेगा कौन सा होता है हमारा, ओमेगा होता है हमारा बेस्ट केस, बेस्ट केस और लोअर बाउंड। इसका क्या मतलब है, ओमेगा का मतलब, हमारा नोटेशन का मतलब ऐसा है कि ओमेगा की कम से कम इतना तो टाइम लेगी यार वो, ठीक है। कोई एल्गोरिथम कम से कम, आप कितना भी अच्छा कितना भी कम काम करा ले, कम से कम वो इतना टाइम लेने वाली है, वो हमें क्या बताएगा, ओमेगा। कम से कम टाइम जो बताएगा वो हमें ओमेगा बताएगा, राइट। हमें किसी भी एल्गोरिथम को कम से कम टाइम निकालना है कि कम से कम कितना टाइम तो लेगी ये एल्गोरिथम, वो हमें ओमेगा बताएगा, ठीक है। बिगो नोटेशन क्या बताएगा, बिगो नोटेशन बताएगा हमें अपर बाउंड, राइट। अपर बाउंड का मतलब क्या है, बिगो नोटेशन बताएगा हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एल्गोरिथम जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लेने वाली है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, ठीक है। ये हमें बता रहा है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ये हमें बता रहा है कम से कम टाइम,
दोनों में अंतर पता पड़ गया। कम से कम जितना टाइम लेने वाली है वो हमें ओमेगा बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लेने वाली है वो हमें बेगो नोटेशन बताएगा। अब थीटा क्या हुआ, थीटा क्या है हमारा यहाँ पर बीच का मतलब एवरेज केस। ऑन एन एवरेज इतना टाइम लेने वाली है, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम बता देंगे किसी भी इनपुट को देखकर कि ऑन एन एवरेज ये इतना टाइम लेने वाली, वो हमें क्या बताएगा, थीटा फॉर एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो यार हम जिस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं वो हम बिग नोटेशन के ऊपर फोकस करेंगे। क्यों यार, हम काम की बात करें ना, जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाली है आपसे वो बिग नोटेशंस के बारे में पूछे जाना है। तो यार हम फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थीटा और ओमेगा इनके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा वो बिग नोटेशन पूछेगा। आपने देखा होगा कि आपने किसी फ्रेंड को देखा होगा जो आपके सीनियर्स हों, या फिर आपने ही सुना होगा कि ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन, ये कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है हमारी, ये बिगो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, बिगो नोटेशंस वाली कॉम्प्लेक्सिटी होती है, पर बॉन्ड होता है ये हमारा, ठीक है। तो जो जो प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाला है ना, हमारे प्रैक्टिकल इन द सेंस आपसे जो इंटरव्यूअर पूछने वाला है वो आपसे बिगो नोटेशंस के बारे में फोकस करने वाला है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बिगो नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके भी अंदर हमारी कितने टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है, हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा कांस्टेंट टाइम, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं ओ ऑफ 1 से, ठीक है। कांस्टेंट टाइम क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टाइम, मान लीजिए कोई एक लूप चल रही है हमारी फॉर आई से लेके, फॉर आई 1 से लेके हमारी चल रही है 10। तो हमें पता है हमारी लूप जो चल रही है वो 10 तक चलनी है, एक फिक्स्ड साइज तक चलनी है, हमें पता है साइज हमारा फिक्स्ड है 10। तो इधर क्या होगा हमारा, इधर जो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो हमारी कांस्टेंट निकल के आएगी, राइट। और के अंदर भी हमने कुछ जैसे प्रिंट करा रहे हैं, सी आउट करके हेलो प्रिंट करा दिया, राइट। तो यहाँ क्या हमें पता पड़ रहा है, हमें पता है कि हमारी जो लूप है वो 1 से लेकर 10 तक चलने वाली है। मतलब हमारा जो हमारी लूप है वो हमें पता है कांस्टेंट टाइम तक चलने वाली है, ठीक है। हमें पता है एक 10 आइट्रेशन चलेंगी इसकी। तो जो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। ये करवाती है हमारी लीनियर टाइम, राइट। वो क्या होती है हमारी ओ ऑफ एन, ठीक है। अब लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, मान लीजिए कोई एक लूप है वो फॉर आई 1 से लेके और एन तक चल रही है। हमें यहाँ पता नहीं है एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है यहाँ पे हमारा, एन हमारा वेरिएबल है, वो हमें पता नहीं, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें एन की वैल्यू पता नहीं है, राइट। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा लीनियर टाइम हो गया ओ ऑफ एन, एन टाइम तक चलनी है ये लूप, एन टाइम तक आइट्रेशन चलने हैं। तो ये हो गई हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके भी अंदर कुछ ना कुछ ये प्रिंट करा रहा है, मान लीजिए प्रिंट करा रहा है कोड अशल, ये होती है हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगली जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी आती है लोगारिथम टाइम। लोगारिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इटरेशंस है वो आधी हो जाए। लोगारिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यार हम पढ़ेंगे अगले जो लेक्चर आने वाले हैं ना, बाइनरी सर्च वगैरह के, बाइनरी सर्च में पढ़ेंगे हम बाइनरी सर्च, राइट, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च में, ठीक है। अगली जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी आती है क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है। क्वाड्रेटिक टाइम क्या होती है हमारी, यार वो होती है हमारी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है हमारी, ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, ठीक है। मान लीजिए हमारी 2 नेस्टेड फॉर लूप चल रही है, कोई भी हमारी 2 लूप चल रही है, पहली भी क्या चल रही है हमारी 1 से लेके एन तक चल रही है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी एक और लूप चल रही है, नेस्टेड है ना, तो वो भी चल रही है 1 से लेके एन तक, राइट। तो जब हम करेंगे तो ये हमें क्या देगी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देगी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी हमें, ठीक है। लूप के अंदर लूप चल रही है, दोनों ही लूप एन टाइम तक चल रही है, ठीक है, वो हमें देगी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगली आती है हमारी क्यूबिक टाइम। क्यूबिक टाइम क्या होती है, ओ ऑफ एन क्यूब। सेम 3 फॉर नेस्टेड लूप है हमारी, ठीक है, ये भी एन तक चल रही है, इसके अंदर एक और लूप है, ये भी एन तक चल रही है, ठीक है, इसके अंदर एक और लूप है, ये भी हमारी 1 से लेके एन तक चल रही है, ठीक है। 3 हमारी नेस्टेड फॉर लूप आ गई। तो यहाँ क्या होगा, हमारी क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना यार आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ निकालने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप इन चीज़ों को एक बार समझने में, और भी आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा, मतलब आप कॉम्प्लेक्सिटी पे एकदम पकड़ मजबूत कर लें। आपसे इंटरव्यू में पूछी ही जाने वाली है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ठीक है। चाहे आप कोई सी भी कंपनी का इंटरव्यू, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ रहे हैं आप, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने 12th क्लासेस में ग्राफ तो पढ़े होंगे,
क्लास 12th में आपने ग्राफ तो पढ़े होंगे, इन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा कि हमारा O(1) कोई फंक्शन दे रखा है O(1), उसका ग्राफ कैसे होगा, कांस्टेंट है, राइट, ऐसे होगा, ठीक है। O(n) का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमारा ये ऐसे बढ़ता है लीनियरली, ठीक है। अगला ग्राफ है होता है हमारा O(n)² का। O(n)² का ग्राफ कैसे है, ये ऐसे बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। n लॉगरिथम का कैसे ग्राफ होता है हमारा, O(log n) का, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने पहले पढ़ रखी होंगी क्लास 12th में, और ये ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात भी नहीं है, ग्राफ के बारे में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट आपको एक जनरल टर्म में पता होना चाहिए ग्राफ कैसे किसी चीज़ का कैसे बनता है, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि कॉम्प्लेक्सिटी को, आपको 2-3 कॉम्प्लेक्सिटी दे दी और आप से पूछे कि इनमें से बेस्ट कौन है, वर्स्ट कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो बिग नोटेशन की बात करें हम, बिग नोटेशन, राइट, मैं आपसे कुछ ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ पहले, O(n)(factorial), ठीक है, O(2n), O(n³), O(n²), O(n)log n, ठीक है, O(n), O(log n), O(1), ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना यार, वो नीचे की क्या होगी, सबसे लो, सबसे हाई, ठीक है। ये क्या, तो यार जो नीचे की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी ना, वो सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएंगी एज कम्पेयर टू अपर कॉम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए कि हम O(n²) और O(log n) में, O(n)log n में कंपेरिजन करें, तो इनमें पूछे कोई आपसे इनमें से अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है, तो यार ये जो हमारी नीचे आ रही है ना, ये वाली, ये हमारी अच्छी है, तो इसका आंसर जो होगा O(n)log n होगा, ठीक है। नीचे वाली कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी से इसमें अच्छी रहेगी, ठीक है। सबसे ऊपर आती है हमारी n(factorial), अगले नंबर O(2n), अगली O(n³), O(n²), O(n)log n, O(log n), O(1), ठीक है। ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा नीचे वाली कॉम्प्लेक्सिटी से खराब रहेगी, ठीक है। आपके पास अगर 2 सॉल्यूशन बनना है, आपके पास अगर 2 अप्रोचेस बनने हैं कि एक तो ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, मान लीजिए इसमें कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, कि आपका एक सॉल्यूशन तो आ रहा है क्वेश्चन का O(n) में, राइट, आपके पास एक और अप्रोच है, वो आपको बन रही है O(log n) में, तो यार आप ऑलवेज है ना O(log n) वाली यूज़ करें। क्यों, क्योंकि यार ये O(n) से ज़्यादा अच्छी है, O(n) से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था। अब आपसे इस चार्ट को देखने के बाद आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लिया तो आप बता पाएंगे कि कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी किससे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यार कुछ फंक्शंस ले लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, राइट। तो हम कुछ फंक्शन लेते हैं f1, ठीक है, इसका बनाते हैं 8n² + 5n, ठीक है। तो इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताएंगे, बिग ऑफ नोटेशन वाली हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, बिग ओ वाली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें कांस्टेंट क्या कर देने हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम ये जो 8 है ना, 8, 5, इनको कर देंगे इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारी सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है, n² पर है सबसे ज़्यादा डिग्री, ठीक है, 2, अगले पे तो n है ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O(n²), ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है हमारा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बननी है 4n⁴ + 3n³। सबसे पहले हमने कांस्टेंट इग्नोर कर दिए, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पावर है हम वो वाला वेरिएबल ले लेंगे। इधर क्या है हमारा n⁴, ये होगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम n² + log n, ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा पावर किस पे, n², सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा है, n², O(n²), ये क्या होगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम बिग ओ नोटेशन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाले लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, कॉमन सेंस लगाओ यार थोड़ा, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, बस आपको थोड़ा फोकस से देखनी है, और आपको यार, आप इस वीडियो देखने के बाद ना कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में चैम्प हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी आप बड़े आराम से निकाल पाओगे, आप कोई आपसे कहे ना भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दे, आप कहोगे भाई मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, ठीक है। तो बस इसी तरह का मैं चाहता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू है ये, अब कोई पूछे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ये तो यार खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो गई,
क्या हो गई बताओ, ओवर 1 हुई ना हुई, कांस्टेंट है पहले से ही। ठीक है, अगर आपसे पास ऐसा कुछ फंक्शन हो, राइट, n⁻⁹, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? सबसे पहले कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया, वेरिएबल बचे। वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? यहाँ तो सिर्फ एक ही दिख रहा हमें, n, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O(n). ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला रहा है n⁻²/1000। इसकी क्या होगी? सबसे पहले कांस्टेंट इग्नोर कर दिया। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? n², हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन अगर देखने को मिल जाए तो आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर देखते हैं। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे दो इंटीजर हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे दो इंटीजर हैं a एंड b, राइट। हमारी एक लूप चल रही है n तक। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और जो हमारा आर एन डी जो फंक्शन है वो हमारा O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का है। ठीक है, तो इससे इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अब इसमें देखिए कि जो हमारा जो एक लूप चल रही है, फॉर लूप चल रही है ये वाली, ठीक है, O(n) तक चल रही है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O(n). ठीक है, एंड देन उसके बाद एक और लूप है, नेस्टेड नहीं है, अलग लूप है। ठीक है, वो J0 से लेकर M तक चल रही है ये वाली। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O(m), राइट। जब ऐसे प्रोग्राम में आ जाए आपके में कि आपके पास 2-3 कॉम्प्लेक्सिटी बन जाए, अगर वो नेस्टेड नहीं है तो उनको क्या कर दो? सीधे ऐड, इनको ऐड कर दो, तो क्या होगा? ये O(n + m), हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा यहीं पे भी दो इंटीजर है a और i हमारा n से स्टार्ट है, n हमें पता नहीं है, तो हमारा n जो है यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, और i जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए a+। और मैं आपको जो log n वाली कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा था ना, लॉगरिथम वाली, वो यहाँ कहीं लाई करती है। जहाँ भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि हमारा जो इनपुट है, जो i जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारा। ठीक है, उस केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जाती है क्या? log(n), O(log n), हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है O(log n). जहाँ भी आपको ऐसी चीज़ दिख जाए ना कि हमारा जो i है या n है वो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसकी जगह ऐसा होता कि हमारा i × 2 हो रहा होता और i हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था और n कुछ अलग वैल्यू होती। ठीक है, तब भी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो O(log n) आती। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉगरिथम वाला भी केस सॉल्व हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में हमारी क्या है? हमारी नेस्टेड लूप है, एक i है एक j है, दोनों n तक चल रहे हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नेस्टेड चल रही है तो O(n²), n, कैपिटल N। ठीक है, अगली एक और लूप है, वो भी हमारी कहाँ तक चल रही है? O(n) तक। अब इनको प्लस करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाली चीज़ें लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा डिग्री वाली कौन सी चीज़ है हमारी? इसको हम ऐड भी करेंगे, n² + n आएगा ना ये O(, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है? n², तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n²). ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन इंटरव्यू बिट या गीक्स फॉर गीक्स पर जाके कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक काफ़ी क्लियर पिक्चर दे दी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर। ठीक है, अब यार हमारी एक और चीज़ आती है, आपने कई बार देखा होगा कि आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाता है। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आता है? उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, आजकल जो मशीन है वो हमारी टुडे जो मशीन्स हैं वो क्या कर पा रही हैं? कि वो 10⁸ ऑपरेशंस पर सेकेंड कर पाती है। ठीक है, वो 10⁸ ऑपरेशंस कर पाती हैं एक सेकंड में। ठीक है, तो हमें एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है कि वो हमारी 10⁸ ऑपरेशंस कर पाए एक सेकंड में। ठीक है, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है। वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमारे कंस्ट्रेंट पर डिपेंड करती है कि हमें कैसी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करें हमें कुछ कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ठीक है, 1 है n से लेके 10⁶, कुछ कैसे करके हमारे कांस्टेंट दे रखे होते हैं। n है हमारा 1000 होगा, ये हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम है, हमारे ऐसे कांस्टेंट दे रखे होते हैं। ठीक है,
तो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके ऑपरेशन 10⁸ से कम के हैं या उसके बराबर के हैं, तो आप जो कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करने वाले हैं कि आपका कोड जो है मस्ट O ऑफ n में होना चाहिए या O ऑफ log n में होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी है। अगर इससे ऊपर की कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो आपकी TLE आ जाएगी, कोड टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। या तो आप, अगर आपका जो ऑपरेशन है 10⁶ ऑपरेशन हो पा रहे हैं, आपको अमल लिमिट दे रखी है कि आप 10⁶ ऑपरेशन कर सकते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो आप O ऑफ n log n का यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। इससे नीचे वाली कॉम्प्लेक्सिटी हो, O ऑफ n हो, O ऑफ log n हो, तो और बेटर है, वरना आप O ऑफ log n से ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी भी करनी है, इतने में आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको 10⁴ दे रखे हैं 1 सेकंड में आपको इतने ऑपरेशंस करने हैं, ये आपको कैसे बता रहे हैं, कॉन्स्टेंट दे रखे होंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, तो आप O ऑफ n² का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे वाली हो बेटर है, वरना O ऑफ n² तो यूज़ करनी करना है, इससे ऊपर वाली नहीं, ठीक है। अगर और कम दे रखे हो ऑपरेशन हमें, मान लीजिए 2000 दे रखे हैं, इस केस में हम O ऑफ n² इंटू log n का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपके अगर 400 दे रखे हैं, 400 से कम के दे रखे हैं, तो आप O ऑफ n³ का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आपके 100 दे रखे हैं, n4 का यूज़ करते हैं, n⁴ का। अगर आपके 15 से लेके 18 तक दे रखे हैं, तो आप O ऑफ 2⁴n इंटू इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके 10 से लेके 11 तक दे रखे हैं, तो आप O ऑफ n फैक्टोरियल का O ऑफ n फैक्टोरियल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट करके रख लें, ये आपकी ज़्यादा काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो आप जब भी मेरे लेक्चर देखा करें ना, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, आप है ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहा करें। और मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि अगर हमारी फॉर लूप है, कोई 1 से लेके n तक चल रही है, ठीक है। ये एक लूप इधर ही ख़त्म हो गई, एक और लूप चली फॉर 1 से लेके n तक, मतलब हमारी नेस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, O ऑफ n प्लस O ऑफ n होगी, इसकी O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसकी O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। O ऑफ n प्लस O ऑफ n क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको हम सिर्फ एक ही लिखेंगे, O ऑफ n, राइट। अगर हमारी नेस्टेड होती है लूप फॉर 1 to n, इसके अंदर एक और लूप चल रही है, लूप के अंदर लूप चल रही है, मतलब तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है, मल्टीप्लाई हुआ होती है, ठीक है। अलग अलग चल रही है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करेंगे, अगर लूप के अंदर और सारी चीज़ें चल रही हैं तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। O ऑफ n क्रॉस n, तो क्या हो जाएगी हमारी O ऑफ n²। अब आपने देखा कि हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ लूप से बता रहा है कि हमारी लूप चल रही है, तो मान लीजिए कोई हमारी लूप चल रही है 1 से लेके n तक, राइट। और उसके अंदर एक हमने कुछ फंक्शन कॉल कर दिया, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है O ऑफ n², कोई फंक्शन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ये, और वो फॉर लूप के अंदर चल रहा है। अब ऐसा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहेगी। वो क्या होगा, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है उसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये O ऑफ n² लग रही तो बाहर क्या चल रही है, n चल रही है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टोटल n इंटू n² क्या होगी, O ऑफ n³, राइट। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है लूप पर डिपेंड नहीं करने वाली है, हम उसके अंदर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं उनकी भी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अब जान लेते हैं हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कोई ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है यार, जैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, वैसे ही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे आपने कोई इंटीजर बनाया, इंट आई, कुछ वैल्यू असाइन कर दी, इंट जे, तो इन्होंने कितना स्पेस लिया, तो इन्होंने स्पेस लिया O ऑफ 1, क्या मतलब, इन्होंने लिया कांस्टेंट स्पेस। जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमारे कांस्टेंट स्पेस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई एरे डिफाइन कर दिया 10 साइज का, तो ये भी क्या ले रहा है, हमारा एक मेमोरी में जो स्पेस ले रहा है वो कितना ले रहा है, O ऑफ 1 स्पेस ले रहा है,
मतलब कांस्टेंट स्पेस, राइट। बट हमने कोई इंटीजर बनाया, ठीक है, उसे यूजर से इनपुट लिया, राइट, एंड देन हमने क्या बनाया, उसका एरे, ठीक है। तो ARN कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना वो क्या होगी हमारी O ऑफ n, ठीक है, लीनियर स्पेस लेगा वो हमारा। सेम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की है, सेम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह है, बस इसमें स्पेस आ गया है। उसमें हम टाइम देख रहे थे, इसमें स्पेस देख रहे हैं, वो मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।